Assalamu alaikum. Welcome back to my channel again, English with Maruk. So, let's start our today's lecture that is about a very easy and basic topic and the part of a Marxist theory that is superstructure and base. I hope कि आप सब एकदम ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इसीलिए तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बहुत इजी टॉपिक है। ये नेम से थोड़ा सा लगता है कि टफ है, लेकिन ये बहुत बेसिक और इजी टॉपिक है, इसलिए इसे आपने ध्यान से देखना है। मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी मेन चीज़ें ऐड की हैं स्लाइड्स में, और आपने उनको राइट डाउन कर लेना है और अपने नोट्स रेडी कर लेने हैं पेपर्स के लिए। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी। Okay, so let me select a pointer. Okay, so first of all, structure of society. First of all, let's see what is superstructure and base. ये basically दोनों elements हैं क्या? Marxism views society as being shaped by its economic structure, which in turn influences other aspect of society and political order. अब ये देखें, मैंने कहा है कि मार्क्सिज्म एक सोसाइटी को दो कंपोनेंट्स में देखती है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोशल सोसाइटी और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक होता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में सोसाइटी कैसे बनती है, एक उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वाली मशीन्स जो जो अर्निंग करने के लिए यूज होती हैं, वो आती हैं अंडर द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और जो अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी वो क्या है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फैमिली, क्लासेस, क्लास डिस्टिंक्शन, ये सारी चीज़ें अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी किन एलिमेंट से मिलके बनती है, तो इन दो एलिमेंट से मिलके बनती है। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज बेस एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी दैट इज रिलीजन, कल्चर, बेसिक्स, फैमिली वैल्यूज, ये सारी आती हैं हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इन मार्क्सिज्म आर एज फॉलोज। तो कार्ल मार्क्स ने हमें अपनी प्रीफेस में आ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1859, ये प्रीफेस था इनकी बुक का। इसमें इन्होंने हमें ये दो टर्म्स बताई हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था 1859 में। ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या कहा था, पोस्टुलेटेड द एसेंशियल्स द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर के ये दो एलिमेंट्स इन्होंने हमें दिए थे अपनी कौन सी वाली बुक में, आ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इन 1859। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको याद हो जाए। ओके, द लास्ट वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बेस शेप्स द सुपरस्ट्रक्चर, बेस की वजह से हमारा सुपरस्ट्रक्चर बनता है। बेस की इकोनॉमी की वजह से हमारी क्लास डिस्टिंक्शन होती है, जैसी इकोनॉमी होगी वैसे हमारी कल्चरल वैल्यूज होंगी। अगर मिडिल क्लास पीपल है, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी ड्रेसिंग होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, उनका लाइफस्टाइल होगा। और यानी कि जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है वैसा ही सोसाइटी का कल्चरल, फैशन, लाइफस्टाइल, सारा कुछ जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे, किस पे, बेस पे। ठीक है, सो बेस शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द बेस। और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, बेस को रिफ्लेक्ट करता है। देखें कितना इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा पैसे होंगे ड्रेस उतना अच्छा होगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, बेस जितने पैसे सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ड्रेस उतना ही अच्छा। इस तरह से क्या हुआ, बेस ने शेप किया हमारे सुपर स्ट्रक्चर को। और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, अगर मैं बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन के एक फंक्शन में जाऊंगी वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, मेरी इकोनॉमिक, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को, दैट इज बेस। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोनों को मिला के हमारी बहुत प्यारी सी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर किस तरह मिलकर सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपल सेपरेट डेफिनेशन देखते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज बेस। बेस को हम सब स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर। बेस इनकम्पासेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स यानी कि किन चीज़ों के थ्रू प्रोडक्शन की जाती है, सच एज फैक्ट्रीज, लैंड, मशीनरी एंड रिसोर्सेज, एज वेल एज सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि दोनों टर्म्स इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर को निकाल के ये दोनों भी सेपरेट टर्म्स हैं। व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिसोर्सेज दैट वी यूज टू अर्न मनी और दैट वी यूज टू गेन मोर फाइनेंशियल हेल्प, these are called
means of production. Or what is relation of production? Like the division of labor and class relation, like how the owner of a factory and the worker of the factory relates. इनको किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा है, और इनके रिलेशन से किस तरह प्रोडक्शन में यानी कि हाई अपर रैंक पे चली जाती है और कभी प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है जब वर्कर को वेजेस जो उसका ऑनर है वो कम देता है। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये सारा कुछ बेस में आता है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है सोसाइटी का वो होता है बेस। इट डिटर्मिन्स द material conditions of the society such as wealth distribution, class division and economic system। अब देखें ज़रा, wealth distribution, class division, ये सारी चीज़ें जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं वो सारी आती हैं अंडर द एलिमेंट ऑफ बेस। ये सारा कुछ हमारा बेस ही मैनेज करता है कि सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। द इकोनॉमिक सिस्टम और मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज़ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंडर दोनों टर्म्स आ जाती हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन एक अम्ब्रेला टर्म है वीकेंड से, और इसके अंदर आती हैं हमारे पास दो टर्म, यहाँ से रास्ता बनाते हैं। फर्स्ट वन इज दिस ऑल। ओके, सो वॉज द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों टर्म्स अंडर द नेम ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन यूज की जाती हैं। जब हम कहते हैं ना मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, ये दोनों चीजें आ जाती हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में। हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हमारी मशीन्स, लैंड्स, और जैसे हमने पढ़ा कि कैपिटलिज्म में वर्कर्स को भी एज अ कमोडिटी, एज अ फोर्स यूज किया जाता है मनी या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को हाई करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए। ठीक है, वर्कर्स को भी एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो वो भी हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं वर्कर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कम्युनिज्म में नहीं। ठीक है, कम्युनिज्म में इक्वालिटी होती है, हर पर्सन को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो इस थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम और मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा हमारे अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जो सुपर स्ट्रक्चर है उनको, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेस, के बेस क्या होता है। ऐसी चीजें जो हम पैसे कमाने के लिए या उनको मनी अर्न करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सारी होती हैं बेस के अंडर वो आती हैं, और बेस हमारे सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है कि किस तरह की हमारी क्लास होगी, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। अब देखें ना, अभी अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल ले लें तो किस तरह से जब किसी भी कोई चीज़ कम हो जाती है तो गवर्नमेंट को, जो हमारी अवाम है, तो वो सारी गवर्नमेंट को क्या करती है, पॉइंट आउट करती है कि आपने सही सिस्टम नहीं चलाया, जबकि गलती कौन सी है, इकोनॉमिक सिस्टम में गलती हो रही है, और किसको ब्लेम किया जा रहा है, सुपर स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स को। ठीक है, okay, next one is superstructure, all the other aspect of a society that depends or that use our economical resources is called superstructure। ये जो डेफिनेशन मैं बोलती हूँ ये लिखना लिया करें, ये मैं अपनी तरफ से आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। ठीक है, द सुपरस्ट्रक्चर इंक्लूड्स ऑल द नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि पैसे कमाने वाला सारा काम तो बेस ने कर लिया, सुपरस्ट्रक्चर का काम है उसको यूज करना और अपनी अपीयरेंस के थ्रू रिफ्लेक्ट करना, हमारी ड्रेसिंग के थ्रू, हमारी लैंग्वेज के थ्रू दूसरी कंट्रीज को या दूसरे ऑपोजिट पार्टी को रिफ्लेक्ट करना कि हमारी इकोनॉमी इतनी हाई है, इतनी फर्म है, कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना क्लासी है, इतना एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं हम। ठीक है, तो जो भी नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, वो किसके अंडर आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। दिस कंप्राइज द स्टेट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, रिलीजन भी इसी के अंडर आता है, एजुकेशन, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड मोर, ऑल द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, एस्पेक्ट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को निकाल के, द सुपर स्ट्रक्चर इज एसेंशियली द सोशल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक बेस। ठीक है, इकोनॉमिक बेस के ऊपर हमारा जो कल्चर की बिल्डिंग है या फिर हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग है, उसको किस तरह से बिल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। दीज एलिमेंट्स आर शेप्ड बाय द इकोनॉमिक बेस एंड सर्व्स टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या काम करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे जो इसके अंडर आते हैं सुपर स्ट्रक्चर के, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी यानी कि सेट ऑफ रूल्स, एजुकेशन, ये करते हैं, शेप करते हैं हमारे इकोनॉमिक बेस को, हमारी इकोनॉमिक को बेस करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू। अब देखें, हमें हमारी पॉलिटिक्स, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो हमारी फैक्ट्रीज ऑनर्स हैं, उनको एक आइडियोलॉजी, एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग
इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, उनकी जो वेजेस हैं लेबर्स की वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पावरफुल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल भी करते हैं, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये उसको यूज़ भी करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं थ्रू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव। जैसे मैं बताया गया सूद खाना हराम है, ये अलग बात है, सब खाते हैं, लेकिन ये एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है और इसे अप्लाई किया जा रहा है हमारी बेस पे, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे। इस तरह से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सुपर स्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है हमारी बेस को, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। सुपर स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, पावर और पावर, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर बाय द रूलिंग क्लास टू कन्विंस द वर्किंग क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर भी है, वो अपने रूल्स को यूज करता है वर्किंग क्लास को कन्विंस करने के लिए, फैक्ट्रीज मिल ओनर्स को कन्विंस करने के लिए कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स दैट वी आर स्ट्रक्चर्ड और वी क्रिएटेड जस्ट नाउ फॉर योर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर रूल्स भी बनाता है, इकोनॉमी पैसों को यूज भी करता है बेस के थ्रू और उसको प्रेजेंट करता है। देखिए ना, ये हमारी बेस हो जाती है, हमेशा ट्राइंगल के थ्रू बताया जाता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर को। ये हमारी बेस है और ऊपर वाला हमारा सुपर स्ट्रक्चर है जो बेस को यूज करते हुए अपनी अपीयरेंस को शो करता है कि जैसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसा ही हमारा सोसाइटी का सिस्टम होगा, हमारी एजुकेशन वैसी होगी। और फिर यही जो है इंस्टीट्यूट, ये सारे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फिर से बेस को अपने रूल्स के थ्रू। डिफरेंट आइडियोलॉजीज बनाते हैं, डिफरेंट जो अपर क्लास होती है वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है और मिडिल क्लास को सप्रेस करती है। तो ये दो सोसाइटी के एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, जिन दोनों से मिलके हमारी सोसाइटी बनती है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको डिफाइन करूं, कोई भी टॉपिक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ध्यान से पढ़ते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।